हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथड्स एंड डिटरमिनेंट का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरली आप लोगों ने क्या देखा होगा कि दो वेरिएबल में होती है, तीन वेरिएबल में होती है, उन्हीं को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, कि इक्वेशंस कैसी होती हैं देखें। जैसे हमारे पास लिखे इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैं। इनको अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखे तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि a1 b1 a2 b2 ये xy है और यहाँ पे क्या है c1 c2। अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो वापस फिर से यही इक्वेशंस आपको मिल जाती थी। तो देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या, असली डेफिनेशन जो है, रियलिटी मैं जो समझता हूँ कि कहते क्या है कि ये जो एक अनजान वेक्टर है v, वो किसी एक मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई होके इस b वेक्टर पे पहुंच गया। बात समझ रहे? कोई एक अनजान वेक्टर है x जो a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर के a मैट्रिक्स उसके ऊपर अप्लाई करी गई, a ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर अप्लाई करा गया और वो b जगह पे पहुंच गया। तो हमें वो अनजान मैट्रिक्स फाइंड करनी है कि वो अनजान वेक्टर क्या था, पहले क्या था। मतलब जो ये जो वेक्टर है इस मैट्रिक्स से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया गया तो क्या बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया, है ना, ये वेक्टर बन गया। ठीक, तो पहले वो वेक्टर क्या था, इस वेक्टर को होने से पहले वो वेक्टर क्या था, उसको पता करना क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या देखते हैं हम लोग आकर के। अब ये वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, ये कोई यूनिक वेक्टर भी हो सकता है, ये कोई यूनिक वेक्टर भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है ना। दोनों चीजें आती है ना कि यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। और एक और बात ऐसी हो सकती है, क्या पता ये यहाँ पे जा ही नहीं रहा हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको यहाँ पे लेकर जा ही नहीं रहा हो, है ना। ये छोटी सी डेफिनेशन एक समझने का अलग वे है। किसी के इंटरव्यू में अगर आप इस बात को बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा सामने वालों को कि हाँ आपने कुछ अलग बात कही, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखें, सामने वाला भी उस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात समझते हैं आकर के कि ये तो बात होगी इक्वेशन ऑफ लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे, ऐसे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो सोल्यूशन हो जाता है हमारे पास। ठीक, दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, नो सोल्यूशन होते हैं। अगर दो लाइनें, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनी हुई है तो क्या होते थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। इसके लिए जो कंडीशन आती थी वो क्या आती थी कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2, और नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, c1/c2 आ जाए। इसके लिए क्या होती थी, पैरेलल होने के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए। ठीक, यानी ये क्या था, नो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था। ये क्या था हमारा, ये हमारा था यूनिक सोल्यूशन का, है ना, कॉन्सेप्ट था। और ये क्या था कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये क्या था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का। ठीक, ये होता था। अब इसमें जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस प्रोसेस से होकर चलेंगे। हर बार अगर हमें सोल्यूशन की बात करेगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट बोल दिया उसने तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इन चीजों को कैसे पढ़ेंगे, इन चीजों को कैसे पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो हमेशा हम लोग ए और बी को एक साथ लिख के मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए और बी को एक साथ, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। A1 B1 A2 B2। इनवर्स निकालने वाले मेथड भूल जाइए, उससे हमको ध्यान ही नहीं देना, उसको याद ही नहीं रखना है। C1 C2 ये रहा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। अब पहली बात, जब रैंक ऑफ ए बी के बराबर रहेगी, अभी मैं करके दिखाऊंगा, रैंक ऑफ ए बी के बराबर रहेगी और ये नंबर ऑफ
वेरिएबल के बराबर रहेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर रहेगा, ठीक। हेंस यूनिक सोल्यूशन क्या आएंगे हम लोग के, यूनिक सोल्यूशन आएंगे। दूसरा, रैंक ऑफ ए बी के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बराबर होगी बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, हेंस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। तीसरी बात रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी के बराबर ही ना है, तो क्या हो जाएंगे, नो सोल्यूशन। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं और बहुत आसानी से चीजों करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी है x प्लस वाई इज टू 3 दे दे, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2x, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 लिख लिया मैंने, ये लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सीधे सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे चले जाओ, हमेशा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो। तो बनाते हैं, तो 1 1 2 3 और यहाँ पे 3 और 7 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखिए रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये वाला रैंक निकालना है, साथ में सीखते चलेंगे। ये वाला यहाँ पे हमें 0 बनाना है, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही 0 बनाया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 से मल्टी यानी R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे, R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस का 2R1 करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। अब देखिएगा रैंक ऑफ ए बी जो एक साथ देखते हैं वो 2 आई, और ये सिर्फ इतना जो है वो रैंक ऑफ ए है, वो भी 2 आ गई, ठीक। तो यानी क्या है, सिस्टम है, और वो भी किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम हैव यूनिक सोल्यूशन। और यही जो होता है ना R1 R2 जो ऑपरेट करते हैं ना, यही हम लोग एलिमिनेशन मेथड कर रहे होते हैं, यही जो कर रहे होते हैं वही हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिएगा, तो कुछ नहीं, ये जो बचा 1 1 0 1 और ये एक्स वाई, ये 3 और 1, ठीक है। तो यानी यहाँ क्या बचेगा हमारे पास आकर के, अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको x प्लस वाई 3 बचा हम लोगों का और y 1 बचा। अब देखिएगा ये लोअर, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन गई। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का देखिए क्या काम था कि सोल्यूशन निकाल के देना, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का कभी क्या था, सोल्यूशन निकाल के देना। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ पे एलयू डिकम्पोजिशन वगैरह मेथड करते थे, वो इसीलिए करते थे कि हमें इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने होते थे। यानी y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक, यूनिक सोल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यूनिक सोल्यूशन के बाद हम लोग देख लेते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन का एग्जांपल। इसको हमने लिख लिया 2x 2y और 6 लिख लिया, 2x 2y और क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। अब देखिएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक, ये 1 1 और ये 3 हो गया, ये 2 2 और 6 हो गया। अब हमने क्या किया, R2 में R2 माइनस 2R1 कर लिया, ठीक। तो यहाँ 1 1, ये 3 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए सिर्फ इतने के देखिए, इतने में नॉन जीरो रो कितनी, 1 है, तो रैंक ऑफ ए 1 हो गई। और रैंक ऑफ ए बी देखिए, इस पूरे में नॉन जीरो रो कितनी है, सिर्फ 1 नॉन जीरो रो है, तो 1 हो गया। और ये लेस देन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो यानी क्या हो जाएंगे, इस बार इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। और वो इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, कुछ नहीं, हमने 1 1 0 0 लिख लिया, एक्स वाई लिखा हमने आकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या बचा, 3 और 0 बचा, ठीक है।
अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू सिर्फ 3, यही बचेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। तो हमने y को लेट कर लिया k, y को लेट कर लिया k, तो x उस समय क्या होगा 3 माइनस के, x का हो जाएगा 3 माइनस के। तो ये जो पेयर है ना, ये 3 माइनस के कॉमा k का, यही इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। k का आपके मन में जो वैल्यू है वो रखिए। आप k 1 रखेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ जाएगी, आप 2 रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो इस तरह सोल्यूशन बदलते चले जाएंगे, लेकिन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नो सोल्यूशन की, देख लेते हैं। अब देखिएगा नो सोल्यूशन में क्या है, जैसे मैंने इक्वेशन ले लिया x प्लस वाई 3 था और 2x प्लस 2y 7 कर लिया, तो फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 7 हो गया, a b हो गया। अब हमने क्या किया, फिर वही बात, R2 में R2 माइनस 2 R1 कर लिया। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 1 डॉट 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 3 हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा फ्रेंड्स। अब देखिएगा हम लोग, ठीक, अब रैंक ऑफ ए बी क्या है, रैंक ऑफ ए बी क्या है, रैंक ऑफ ए बी तो है 2 और नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए अगर देखें नॉन जीरो रो सिर्फ 1 है, तो रैंक ऑफ ए क्या है 1 है, तो नॉट इक्वल टू इसके आ गया, तो सीधा लिख देंगे। अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है अपने पास, तो क्या आ जाएंगे नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो इसका एप्लीकेशन आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। ठीक है, आप अगर बुक्स पढ़ेंगे, किताब अगर इसको करने के बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ही सारा खेल चलेगा। इसकी मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग इसकी मदद से ही हम लोग जो लैम्डा म्यू इन सब की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं वो सब करेंगे, वो इनकी ही मदद से करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रैंक ऑफ, मैंने क्या बताया था, रैंक ऑफ ए किसी भी मैट्रिक्स की अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो इनकंसिस्टेंट के केस में तो ऑलवेज डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, 0। लेकिन कंसिस्टेंट के केस में हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे डिटरमिनेंट 0 है कि नहीं हमारा। ठीक है, कंसिस्टेंट के केस में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इनकंसिस्टेंट में तो 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ए जो मैट्रिक्स आई थी, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स आई थी, उसका डिटरमिनेंट तो ऑलवेज क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, देखते क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा लिखा होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है, यहाँ पे A1 A2 या B1 कर लेते हैं, B1 A2 B2, इसको XY ले लिया और ये किस पे जा रहा है, 0 0 पे जा रहा है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया, ये मैट्रिक्स इस वेक्टर के ऊपर थोप दिया गया है ना, ये मैट्रिक्स इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया गया, या ये ट्रांसफॉर्मेशन इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया और ये वेक्टर कहाँ चला गया है, 0 पे चला गया। तो वो कैसे वेक्टर होंगे? ठीक, दो केसेस होते हैं, या तो हो सकते हैं कि ये भी 0 0 वेक्टर रहे हो, तो 0 0 कहाँ पे चला गया, 0 0 पे चला गया। ठीक है, जिसने मेरा ग्रुप थ्योरी का वीडियो देखा हो तो वहां पे क्या होता था कि एक फंक्शन था g से g डैश पे। ठीक, वो अगर हम इसकी आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी पे, इसकी आइडेंटिटी पे दूसरे वाले की आइडेंटिटी पे मैप हो जाता था। ठीक, होमोमॉर्फिज्म में यही तो पढ़ता था ना कि यहाँ की आइडेंटिटी यहाँ की आइडेंटिटी पे मैप हो जाती है। और भी एलिमेंट होते हैं जो विदाउट आइडेंटिटी वाले, जो आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वेक्टर स्पेस का जो एक वेक्टर है वो या तो 0 0 0 0 पे ही मैप होगा, या तो हो सकता है कि विदाउट 0 0 वाले भी 0 पे मैप हो रहा है। तो कौन से विदाउट 0 वाले 0 0 पे मैप हो रहे हैं ये पता करना ही हम लोगों का काम होता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में। ठीक है, सारा खेल हम लोग मैट्रिक्स इसीलिए पढ़ते हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि आपको मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन बता दें, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको पहले बता देते हैं, बाद में जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तब अगर खुल के दिमाग में आ जाते हैं कि अरे ये तो ये था, ये कर रहे थे हम लोग, ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान चीज है, कुछ कोई टफ नहीं है अगर पढ़ा जाए तो। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही होता है एक तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0, ये पढ़ लिया हम लोगों ने।
ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करते थे, रैंक ऑफ ए निकालते थे। यहां पे क्या निकालते, रैंक ऑफ ए। ठीक, रैंक ऑफ ए क्या हो, इक्वल टू हो नंबर ऑफ वेरिएबल के। रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाए तो क्या है, इक्वेशन हैव ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल सोल्यूशन कौन से, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, यही सब जीरो जीरो, यानी जीरो जीरो वेक्टर ही जीरो जीरो पे जा रहा है। दूसरा केस, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन जीरो है तो क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इक्वेशन के पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहां से एक बात बता सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, सीधे सीधे अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला जीरो आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला वो जीरो नहीं आया तो सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन। सिर्फ दो खेल होते हैं, या तो जीरो जीरो हो सकता है या तो जीरो जीरो नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बात होगी हम लोगों की। तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने ये इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकाल के बताना है। कैसा सोल्यूशन है वो बताना, सारी बातें। ये इक्वेशन लिखी कैसे गई होगी, ये एक्चुअली क्या था, एक वेक्टर था एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उस पर क्या हुआ होगा, ये देखिए बात समझिएगा। इसको, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये 1 1 1 लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, ये y क्या लिखा हुआ है 1 2 4, और ये z लिखा हुआ है। ठीक, 1 3 7 और ये z है, और ये इसको ऐसे, ये 6 14 और 30। यानी कि देखिए ये जो है ना, ये जो वेक्टर है, ये इन तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। इन तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन, मतलब ये x टाइम ले ले, ये y टाइम ले ले, ये z टाइम ले ले, तब ये वेक्टर बना हुआ। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अभी लेकिन इसको एक और तरीके से मैं लिखता हूं, देखिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 1 1 1 2 3 1 4 7, ये x y z, ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, इस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो ये वेक्टर बन गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो दोनों बातें वही है कि अगर हम इसको बात करें 1 1 1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख ले, कौन सी, ए बी वाली। ठीक, 1 2 3 1 4 7, ये 6 14 और 30 हो गया। ये क्या होगा, 6 14 और 30 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहला अपना टारगेट है कि हमें लोअर ट्रायंगल में, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ए बी सी 0 E F ऐसे G, ऐसे हमें बदलना है कि लोअर ट्रायंगल हमारा 0 हो जाए। और इसको बदलते बदलते अगर और एलिमेंट भी 0 हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, जो हो रहा है होने दो। ठीक, यानी हम लोग क्या करें, R2 में R2 माइनस R1 कर ले, और R3 में R3 माइनस R1 कर ले, कर लेते, देखते क्या अवस्था है। 1 1 1, ठीक, ये 6 है, ये 0 है, ये 1 में से बन गया तो 1 बचा, या 2 में से बन गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे जैसे माइनस करें 24 बचेगा। अब क्या करें, R3 में अब ये 0 करना है, तो R3 में इसको 0 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, 2R2 कर देते हैं। तो जैसे 2R2 किया 1 1, अपना टारगेट सिर्फ पहला एलिमेंट है, ये 0 करना है, फिर इसको 0 करना है। बाकी दुनिया अगर 0 हो रही तो कोई मतलब नहीं है। मैं ये 6 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, फिर ये देखिए क्या है, ये 0 है, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये 0 बचा। अभी क्या हो सकता है, 3 से करा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर 8 3 24, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए रैंक ऑफ ए जो आई है वो रैंक ऑफ A2 आई है, और रैंक ऑफ AB के इक्वल है, लेकिन लेस देन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया। तो कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। अब इनको देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें आकर के, बहुत सिंपल है।
ये जो बची हुई मैट्रिक्स है 1 1 0 1 2 0 0 0, ये क्या है एक्स वाई जेड है। ये क्या है 6 8 0 है। ये x प्लस वाई प्लस जेड 6 हो गया और ये y प्लस 2z क्या होगा 8 हो गया। अब हमने y को मान लिया सपोज कर लिया k, y को क्या लेट कर लिया k, तो यानी यहाँ पे 2z 8 माइनस k, यानी z की वैल्यू 8 माइनस k बाई 2 हो जाएगी। ये z की वैल्यू हो गई 8 माइनस k बाई 2 हो गई। अच्छा, अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या कि ये हो गया x 6 माइनस k, y की वैल्यू k है, और माइनस z 8 माइनस k बाई 2। एलसीएम ले लेंगे 12 माइनस 2 के माइनस 8 प्लस k बाई 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा 4 और माइनस k बाई 2, 4 माइनस k बाई 2, दैट इज द सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट सोल्यूशन के बाद k की वैल्यू आपकी जो मन है वो रखते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो बेसिक बातें थी वो समझ ली है। आप अगर इसको 2 बार रिपीट करके देखेंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी आंखों पर से रटने वाला चश्मा हटाइए, समझने वाला। एक बार समझ लेंगे ना, पूरी लाइफ समझ में रहेगा, याद रहेगा। कभी भी आप कोई चीज़ भूल भी जाएंगे तो डेवलप कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर आप रटने वाला चश्मा अपनी आंखों पर लगा के रखेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सिस्टम ऑफ इक्वेशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइगन वैल्यू करेंगे और आइगन वेक्टर्स करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स करेंगे कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, उन बातों को देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।